Hello students, welcome back to Business Studies class. Guys, as you all know, in last class we discussed 5 principles of management that is formulated by Henry Fayol. बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने हेनरी फ्योल के 5 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन या फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया था। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में हम उन प्रिंसिपल्स को ही कंटिन्यू करते हैं और उन्हें हम आगे शुरू करते हैं। तो आज हम हेनरी फ्योल के 6 नंबर का जो प्रिंसिपल है उससे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। हेनरी फ्योल ने 6 जो प्रिंसिपल दिया है उसका नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट। कहने का मतलब है हेनरी फ्योल ने यहाँ पे कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है उसे इंडिविजुअली खुद के बारे में नहीं सोचना है, खुद के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। मतलब वो खुद को एडवांटेज देने की अगर सोच रहा है तो उसको ऐसा नहीं करना है। उसे अगर हमेशा सबसे पहले किसी के बारे में सोचना है तो उसे अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। लेट्स अज्यूम हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक परचेजिंग मैनेजर है जिसका काम है रॉ मटेरियल को परचेज करना। अब रॉ मटेरियल को सेल करने वाले मार्केट के अंदर 3 सप्लायर हैं जो रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं, सप्लायर 1, सप्लायर 2 और सप्लायर 3। सप्लायर 1 का नाम राम है, सप्लायर 2 का नाम राज है और सप्लायर 3 का नाम है रमेश। रमेश इस परचेज मैनेजर का रिलेटिव है, ठीक है। क्या है? रिलेटिव है। जो राम है वो जो रॉ मटेरियल है 10 रुपीज के अकॉर्डिंग दे रहा है। लेट अज्यूम राज है जो रॉ मटेरियल 10.5 रुपीज के अकॉर्डिंग दे रहा है और रमेश है जो रॉ मटेरियल 11 रुपीज के अकॉर्डिंग दे रहा है। 11 रुपए के हिसाब से वो हमें रॉ मटेरियल दे रहा है, ठीक है। दोनों के रॉ मटेरियल की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, उनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। क्लियर है? अब जो मैनेजर है, कौन? परचेजिंग मैनेजर, वो रॉ मटेरियल खरीदने मार्केट के अंदर गया। अब मुझे एक चीज बताओ, वो किससे रॉ मटेरियल खरीदेगा? अब आप सभी ये कहोगे कि सर वो 10 रुपीज जो दे रहा है, जो सस्ते में रॉ मटेरियल दे रहा है और अच्छी क्वालिटी का भी दे रहा है, राम जो है, या फिर सर चलो इसका नाम हम मैनेजर का नाम रख लेते हैं राजू। राजू जो है, राजू परचेज मैनेजर है, वो रॉ मटेरियल खरीदने गया। तो राजू जो है वो 10 रुपीज में राम से अपना रॉ मटेरियल खरीदेगा। मगर एक्चुअल में पता है क्या है? जो राजू मैनेजर है उसने ऐसा नहीं किया, उसने महंगा रॉ मटेरियल खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उससे अपने रिलेटिव को प्रॉफिट दिलवाना था, अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाना था। तो हेनरी फ्योल को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी। हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि मैनेजर को कभी इंडिविजुअल खुद के बारे में, खुद के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, उसको वही चीज करनी है जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में हो, ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो, उसके एक्शन से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचे, उसे हमेशा वही एक्शन परफॉर्म करना है। क्लियर है या नहीं है? तो इसलिए हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दिया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट, कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ना देके आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? एक कॉमन, एक जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज हो। अगर वो 10 रुपीज में सस्ता रॉ मटेरियल खरीदता तो इसका एडवांटेज पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता, मगर उसने यहाँ पे एडवांटेज अपने रिलेटिव को या खुद को ही दे दिया। क्लियर है? नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है 7th नंबर पे, वो लिखा हुआ है एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन। हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल क्यों बनाया? रेम्यूनरेशन से मतलब है सैलरी, वेजेस, बात हो रही है तनख्वाह की और जो उन्हें मेहनताना दिया जा रहा है उसकी बात हो रही है। तो हेनरी फ्योल ने ये एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन वाला प्रिंसिपल क्यों बनाया? तो हम यही समझते हैं। एक्चुअल में हेनरी फ्योल ने देखा कि जो मैनेजर है ना, जो उसके खास लोग हैं, जो उसके रिलेटिव हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, उसके जो बहुत क्लोज है, उन लोगों से काम कम करवा के भी उन्हें ज्यादा सैलरी दे रहा है। इसका इम्पैक्ट दूसरे एम्प्लॉयज पे नेगेटिव जा रहा है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और तो भी हमें पैसा नहीं मिल रहा, टाइम पे हमें पैसा नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम हो रही है। वो दूसरे लोग हैं जो काम भी कम करते हैं, उन्हें सैलरी हमसे ज़्यादा मिल रही है और वो भी टाइम पे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बीच में एक नेगेटिविटी फैलने का काम करती है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल ही बना दिया, क्या? एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, या फिर आप कह लीजिए फेयर वेजेस सिस्टम या फेयर रेम्यूनरेशन सिस्टम। एक प्रिंसिपल को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन में
जो मैनेजर है उसे एम्प्लॉइज को उनके वर्किंग आवर्स और उनके काम के हिसाब से ही पेमेंट देना है। जिसने जितने घंटे काम किया उसका जो ईमानदारी से पेमेंट बनना है वही आप उसको पे करेंगे, जिसने जितना काम किया उसको आपको उतना ही पेमेंट देना है। कभी आपको ऐसा नहीं करना कोई काम ही नहीं कर रहा और आप उसे पूरा पेमेंट दे रहे हो, कोई काम कर रहा है उसका पेमेंट आप कट कर रहे हो, तो आपको नहीं करना है। आपको फेयर वेजेस सिस्टम, एक एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन सिस्टम को फेयर रखना है। क्लियर है? एट्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या मतलब है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी के लिए काम आ रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में अथॉरिटी के बारे में बताया था, पावर टू डिसीजन। तो जो डिसीजन है ना वो सेंट्रलाइजेशन भी होने चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी, यानी जो पावर है वो सेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर एक मैनेजर के पास है, ठीक है। अब नीचे अगर कोई काम हो रहा है तो मैनेजर को यहां पे भी जो हेड बना रखे हैं उन हेड्स को थोड़ी थोड़ी पावर क्या करनी चाहिए? डेलीगेट करनी चाहिए। डेलीगेट का मतलब है ट्रांसफर करना चाहिए, जिससे ये हेड जिस काम को समझते हैं उसमें वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस को ले सकें। तो ऐसा नहीं हो रहा था, तो हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल बनाया कि आप प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन तो रखिए, पावर को एक जगह रखिए, मगर वक्त आने पे आप अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज भी कीजिए। वक्त आने पे आप अपनी पावर को अपने से नीचे वालों को भी दीजिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा काम सही से हो सके। तो ये सेंट्रलाइजेशन का मतलब है केंद्रीकरण, जहां पे सारी पावर एक ही जगह है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, अगर हमें प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए तो हमें वो भी करना चाहिए, हमें पावर को ट्रांसफर करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है नाइन्थ जो प्रिंसिपल है वो है हमारा स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या होता है सबसे पहले हमें यही समझना है। स्केलर चेन कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है जो कम्युनिकेशन के काम आता है। किसके काम आता है? कम्युनिकेशन के काम आता है। ए यानी टॉप लेवल, मैंने लेवल बताए थे। टॉप लेवल पे ए है, अगर उसको अपनी कोई बात कहनी है तो वो ई को कहेगा, तो पहले वो बी को कहेगा, बी सी को, सी डी को और डी ई को। तो ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे हम 11th में भी पढ़ते हुए आए थे। ए से एफ को, एफ से जी को, एस से आई को, ठीक है, ऐसे हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ई को कोई बात आई को कहनी है तो उसको यूं होके पूरा उधर जाना पड़ेगा। मगर स्केलर चेन में एक नई चीज आ गई जो था कि अगर कोई सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी डी और जो आपका एच है ये दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, ये सेम लेवल पे आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल की वजह से हुआ जो था हमारा स्केलर चेन। क्लियर है बेटा? हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, जिसमें से आज हमने 9 प्रिंसिपल तक डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट है। पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय इंटरेस्ट टेस्ट, उनके एक्सपीरियंस नॉलेज के हिसाब से काम को बांटना है और अलॉट करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक समय पे एक ही बंदा मैनेजर यानी अपनी बात को कहे और सब उससे ही सुने। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब एक ही पाथ को, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन, सबका ओबीडियंट होना और जो उन्हें अथॉरिटी दी गई है उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वहाँ पे आप अथॉरिटी भी दीजिए, जब भी कोई पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभा पाएगा। क्लियर है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट, आपको हमेशा प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन को देनी है, कभी आपको इंडिविजुअली खुद को प्रायोरिटी, खुद के प्रॉफिट के बारे में इतना नहीं सोचना है, आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में ही सोचना है। एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन, आपको एम्प्लॉयज के लिए फेयर सैलरी सिस्टम रहना है, उनको टाइम पे पेमेंट करना है, जिसने जितना काम किया उसको उतना पेमेंट देना है, आपको अलग अलग उनके बीच में मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो हमेशा सेंट्रलाइजेशन होती है और वो प्रॉपर होनी चाहिए, मगर वक्त आने पे, रिक्वायरमेंट पड़ने पे आप अपनी पावर को नीचे ट्रांसफर करते हो, डेलीगेट करते हो, तो वहां पे उसका प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होना भी जरूरी है। स्केलर चेन, स्केलर चेन एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होता है। स्केलर चेन से हमें एक एडवांटेज मिला कि जो सेम लेवल पे हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 9 प्रिंसिपल्स हमारे हेनरी फ्योल के द्वारा जो बनाए गए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आई होप कि आप सभी को 9 प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे। रिमेनिंग जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।